नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। इस मंच पर आज जिस विषय को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, इसे पिछले दिनों राशिफल में इसके बारे में कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। ग्रह युति और उस युति पर किसी भी ग्रह की दृष्टि। प्रिय दर्शकों, जब आप किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक बारीक से बारीक जो पॉइंट होता है उस पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। कई बार हम जब जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उस जन्म कुंडली में योग और दुर्योग पर अपनी नजर बनाए रखते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन ग्रह युति का अपना विशेष महत्व है। जाहिर सी बात है कि ग्रह युति में 2 या 3 या 4 ग्रह युति में होंगे। अब ये 2 या 3 या 4 ग्रह किसी न किसी भाव के स्वामी होंगे। अब ये किस किस भाव के स्वामी हैं और किस किस भाव के स्वामी होकर के युति बनाए हैं और किस भाव में बैठे हैं, और जिस भाव में वो बैठे हैं उन पर किस तरह के ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रह की या पापक ग्रह की, या ये युति कारक ग्रह इस लग्न में कारक हैं या नहीं है, इन सभी बातों पर हमें ध्यान देना होता है। प्रिय दर्शकों, पिछले 2 सप्ताह से इस मंच पर मैं पर्व त्योहार की व्यस्तता के कारण और भी कुछ ऐसे कारण रहे जिसके चलते मैं कोई भी कार्यक्रम लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित नहीं हो सका। इस मंच पर प्रायः मैं सोमवार के दिन उपस्थित होता रहा हूं, लेकिन आज समय मिला तो मैं सोचा कोई और कार्यक्रम करूं। इससे अच्छा है प्राच्य ज्योतिष विज्ञान पर ज्योतिष के इस विषय पर चर्चा हो जाए। चलिए बिना समय व्यर्थ किए अपने विषय की ओर चलते हैं। जन्म कुंडली में कहीं कोई संशय नहीं कि अध्ययन के दौरान जन्म कुंडली के योग बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और योग पर हमें ध्यान रखना होता है। लेकिन जन्म कुंडली अध्ययन के दौरान युति विशेष महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण से समझिए, आज आप सबके सम्मुख बोर्ड पर एक कन्या लग्न का चार्ट बना हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि जरूरी नहीं है कि मेरे सभी दर्शक कन्या लग्न के हैं, आप किसी भी लग्न के हो। आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह युति है या नहीं है। नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। इस नहीं युति में तो, क्योंकि आज का जो विषय है वो युति के लिए है, नहीं है तब तो कोई बात नहीं, बस आप इस विषय को समझिए। और अगर है तो किसकी युति है। अब युति है लेकिन हो सकता है दुर्योग वाली युति है, यानी विष योग बना हुआ है अथवा ग्रहण योग बना हुआ है, चांडाल योग बना हुआ है, जड़ योग बना हुआ है, अंगारक योग बना हुआ है। हो सकता है ऐसी भी युति हो। हालांकि इसके बारे में मैंने बताया था कि इस पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इसके अशुभत्व में कमी आ जाती है। इस दुर्योग में, दुर्योग से उत्पन्न होने वाले अशुभत्व में कमी आ जाती है। आज का विषय कुछ अलग है। इसे आप बहुत पूर्व में मेरे द्वारा बताए एक कार्यक्रम सादृश्य सिद्धांत में इसके बारे में ये संपूर्ण विषय नहीं, इसके बारे में कुछ हद तक जाने थे और बहुत हद तक मैंने राशिफल में इसके बारे में बताया था। विषय था कि मान लिया जाए कि जन्म कुंडली में, जैसे यहां इस 10वें भाव पर दृष्टि डालिए। 10वां भाव कन्या लग्न की ये कुंडली है। यहां शुक्र और चंद्रमा की मैंने युति दर्शाई है। इस जगह पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए, शुक्र और चंद्रमा की युति। और ये शुक्र चंद्रमा कहां के स्वामी होते हैं? तो कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र धन भाव और चंद्रमा लाभ भाव के स्वामी होते हैं। अब इन 2 भावों के स्वामी जाकर के कुंडली के अगर 10वें भाव में युति बना ले तो ये युति ही अपने आप में सर्वाधिक श्रेष्ठ राजयोग प्रदायक स्थिति उत्पन्न कर देगी। बाकी के योग कमजोर भी हों तो ये अकेला योग पूरी जन्म कुंडली को संभाल लेगा। और अगर कहीं इस पर देवगुरु बृहस्पति जैसे, क्योंकि 2 शुभ ग्रह तो ऑलरेडी युति में है, देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो कहना ही नहीं, ये हुआ सोने पर सुहागा। अर्थात ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण योग ये बन गया। वैसे ही यहां पर अगर आप देखें तो शुक्र और शनि भी लिखे हुए हैं। तो शुक्र इस कुंडली में धन भाव के स्वामी बने और शनि की हम बात करें तो ये 5वें भाव के स्वामी बने। धनेश और पंचमेश का संबंध जाकर के कुंडली के 10वें भाव में हो जाए और युति ही अपने आप में पर्याप्त है। ये युति ही अपने आप में पर्याप्त है। इस युति से ही हर सुख प्राप्त हो जाएगा जातक के जीवन काल में। बाकी के किसी योग की आवश्यकता नहीं। हमेशा याद रखिए, अगर आप लोग मेरे कार्यक्रम को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं तो याद करिए उस मुख्य ग्रह वाले वीडियो को, जब मैंने बताया था कि जन्म कुंडली में बहुत आवश्यक है किसी एक मुख्य ग्रह की पहचान करना।
अगर वो ग्रह जो मुख्य ग्रह है मजबूत अवस्था में है तो फिर आपको ये नहीं सोचना कि जन्म कुंडली में जो बाकी के 8 ग्रह हैं वो थोड़े कमजोर भी हों तो आपका काम नहीं चल जाएगा, जीवन में हर सुख आपको नहीं मिल जाएगा। फिर सवाल खड़ा था कि फिर क्या उन 8 ग्रहों का कोई महत्व ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन जन्म कुंडली। अब सीधी सी बात है कि किसी जन्म कुंडली को खोला और खोलते ही लग्न में गजकेसरी योग आपको दिखाई पड़ जाए, किसी जन्म कुंडली को आपने खोला और खोलते ही लग्नेश भाग्यस्थ दिखाई पड़ जाए, भाग्येश लग्नस्थ दिखाई पड़ जाए, नवम और दसम का परिवर्तन दिखाई पड़ जाए, हंस कोई महापुरुष योग आपको दिखाई पड़ जाए, तो वहां पर बात ही अलग हो जाती है। वो तो सीधी सी बात है कि हमें अब फिर ये देखना होता है कि ये योग कितना बलवान है, बस वहां तो बात ही अलग है। लेकिन किसी ऐसी जन्म कुंडली में जहां कोई महापुरुष योग नहीं है, जहां गजकेसरी योग नहीं है, जहां कोई विशेष परिवर्तन नहीं है, वहां पर इन पॉइंटों की हमें तलाश होती है कि ऐसा वो कौन सा पॉइंट है जो जातक को जातक के जीवन काल में उत्थान की तरफ ले जाएगा, या वो कौन सा पॉइंट है जिसने जातक को उत्थान की तरफ पहुंचाया या जातक को ऊंचाई पर ले गया। इसी पर हमारी नजर होती है, हर एक ज्योतिषी की नजर होती है। तो यहां इस जन्म कुंडली में कन्या लग्न की कुंडली है, आप किसी भी लग्न को ऐसे देख सकते हैं। धनेश शुक्र और पंचमे शनि, ये इस लग्न के दोनों कारक ग्रह हैं और दोनों की युति मान लिया जाए कि कुंडली के दशम में हो तो ये अपने आप में महान राजयोग प्रदायक है। बाकी किसी और योग की आवश्यकता नहीं। ऊपर से ऐसी स्थिति पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए, अब जरूरी नहीं कि गुरु की दृष्टि यहीं से हो, गुरु मान लिया जाए यहीं बैठ करके दृष्टि डाल दें। गुरु इस लग्न के सर्वाधिक कारक ग्रह नहीं है, हैं 2 केंद्रों के स्वामी परंतु सर्वाधिक कारक ग्रह नहीं है। मान लिया जाए यहां और यहां बैठे हैं तब तो हंस महापुरुष योग ही बन जाएगा, लेकिन अगर यहां नहीं बैठे हैं यहां बैठे हैं तब तो ये दृष्टि भी इसको महान राजयोग बना देगा। वैसे ही अब सवाल उठता है कि मान लिया जाए कि यही कुंडली है, ये शुक्र और शनि जहां आप देख रहे हैं, मान लिया जाए कि ये कन्या लग्न की कुंडली और इस लग्न के सर्वाधिक अकारक ग्रह किसको माना गया है? मंगल को माना गया है। इस लग्न के सर्वाधिक अकारक ग्रह मंगल को माना गया है। ऐसे मंगल अगर लग्नेश के साथ युति बनाकर के केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठ जाए, ऐसे मंगल जो कि सर्वाधिक अकारक ग्रह हैं लग्नेश के साथ युति बनाकर के केंद्र अथवा त्रिकोण में कहीं बैठ जाएं तो ये विशेष आयु प्रदायक बन जाएगा। और ऐसी युति पर अगर देवगुरु की दृष्टि पड़ जाए तो हम कहेंगे इस जातक के पास आयु पर्याप्त है। तो इन पॉइंटों पर आपको सदैव ध्यान रखना होता है। अभी जो बात मैंने थोड़ी देर पहले बताई कि हमें जन्म कुंडली का एक मुख्य ग्रह तलाशना ही होता है। कन्या लग्न की कुंडली है तो यहां हमें मुख्य ग्रह के रूप में शुक्र दिखाई पड़ते हैं। शुक्र इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं क्योंकि वो भाग्येश और धनेश हैं। ये जहां भी बैठेंगे उस भाव में भाग्य की वृद्धि, उस भाव से संबंधित शुभ फल प्रदायक बनेंगे। और ऐसी अवस्था में इस लग्न के जो बाकी के ग्रह हैं जैसे बुध, जैसे शनि, अब ये तो आपने शुभ ग्रह की युतियों की चर्चा सुनी। अब मान लिया जाए कि कन्या लग्न की ही कुंडली है और इसी युति में, इसी लग्न में उदाहरण से हमें समझना है कि भाग्येश शुक्र और धनेश शुक्र जाकर के दशम में बैठे हैं और राहु की युति बन गई। बाकी के ग्रहों को आप यहां भूल जाइए। मान लिया जाए कि शुक्र के साथ राहु बैठे हैं, तब प्रभाव कैसा होगा? तब राहु क्या सारे योगों का नाश करेंगे। लेकिन इससे पूर्व आपको यह ध्यान रखना है कि अगर इसी कन्या लग्न की कुंडली में धनेश और भाग्येश शुक्र दशम में या किसी भी भाव में बैठे हैं और राहु के साथ युति में बैठे हैं तो राहु भी कन्या लग्न का कारक ग्रह है। इस बात का ध्यान रखना होगा क्योंकि राहु कन्या राशि को अपनी राशि मानता है। तो सवाल उठता है कि शुक्र के साथ राहु की युति से क्या कोई क्षति नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। जातक को चारित्रिक रूप से ये कमजोर करने वाला होगा, जातक को दाम्पत्य से संबंधित परेशानी देगा। लेकिन चूंकि राहु भी इस लग्न का कारक ग्रह है, राहु को भी इस लग्न में कारकत्व प्राप्त है। और अगर ऐसा राहु बलाबल के साथ बैठा हो, उदाहरणार्थ दशम भाव में बैठा हो जो कि इसकी मूल त्रिकोण राशि बन जाती है, तो ये राहु शुक्र के साथ युति बनाकर के भी आपको जीवन काल में निस्संदेह घर में कलह कराएगा, दाम्पत्य में कमी लाएगा, हो सकता है आपको चारित्रिक रूप से कमजोर बनाए, लेकिन धन के मामले में अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में ले जाएगा। और ऐसे शुक्र राहु की युति पर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए तब तो मैंने जो चारित्रिक पतनता की बात कही उसमें बहुत कमी आ जाएगी। जो चारित्रिक दुर्गुणता की बात कही, जो दाम्पत्य में परेशानी की बात कही, उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। ये गुरु की दृष्टि से हो जाएगा। किसी भी जन्म कुंडली में इस तरह की युति का अवश्य ही ख्याल रखा जाना चाहिए। यह युति अपने आप में विशेष और श्रेष्ठ और शुभ फल प्रदायक होती है। अब एक और चीज आपको गौर करना है
मान लिया जाए यहां इसी लग्न में कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न की कुंडली में पंचम और षष्ठ के स्वामी शनि जाकर के लग्न में गुरु के साथ युति बना करके बैठ जाए। गुरु इस कुंडली में 2 केंद्र के स्वामी होते हैं और ध्यान से सुनिएगा, ये सूत्र बहुत समझने वाला है। अब देखा जाए तो 2 केंद्रों के स्वामी लग्न में और शनि 2 भावों के पंचम और षष्ठ के स्वामी होकर के लग्न में। अब आमतौर पर शनि इस कुंडली में पंचमेश हैं, षष्ठेश भी हैं। मैंने कुछ दिन पूर्व कार्यक्रम करके बताया था कि पंचमेश का फल ये देंगे, पंचम भाव का फल ये देंगे, तो षष्ठ का फल कौन देगा? षष्ठ का फल भी यही देंगे। तो शनि का यहां लग्न में होना परेशानियों का कारण बनेगा। गुरु 2 केंद्रों के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हैं तो उन्हें केंद्राधिपति दोष लगेगा, लेकिन 2 भावों के स्वामी, चौथे और 5वें भाव के स्वामी जाकर के या सप्तम या पंचम के स्वामी जाकर के लग्न में बैठे हैं तो क्या ये कोई भी योग प्रदायक नहीं बनेगा? जवाब है बिल्कुल। यहां दुर्योग की स्थिति उत्पन्न करने के बावजूद, 2 केंद्रों के स्वामी होकर के केंद्राधिपति दोष से ग्रसित होने के बावजूद ये फल प्रदायक होंगे। अगर ऐसी युति पर शुभ ग्रह जैसे शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो फिर ये युति भी महान योग राजयोगदायक बन जाएगी और जातक को जातक के जीवन काल में हर सुख प्रदान करने वाली बनेगी। अब सवाल फिर एक खड़ा होता है कि क्या शनि इस कुंडली में लग्न में बैठ करके कोई दुर्योग उत्पन्न नहीं करेंगे, कार्य विलंबित नहीं करेंगे, कष्ट नहीं देंगे? 100% देंगे। जब भी आप किसी राजयोग का निर्णय करते हैं, जब भी किसी कुंडली में आप राजयोग को देखते हैं, तो क्या आप ये मान करके चलते हैं कि राजयोग के साथ कोई परेशानी नहीं जुड़ी होगी? ये गलत है। कोई भी ऐसा राजयोग नहीं है जिसके साथ कुछ न कुछ परेशानियां न जुड़ी हुई हों। गजकेसरी योग सर्वाधिक महान राजयोग है, लेकिन यह गजकेसरी योग भी परेशानी उत्पन्न करने वाला बन जाएगा। लग्न में देखना होगा कि अगर चंद्रमा अष्टमेश बनकर के या गुरु अष्टमेश बनकर के किसी भाव में गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे तो वहां पर यह परेशानी का कारण बनेंगे। गजकेसरी, फिर सवाल खड़ा होगा कि क्या गजकेसरी योग का लाभ नहीं मिलेगा? लाभ भी मिलेगा, लेकिन साथ साथ परेशानी भी उत्पन्न होगी। तो यहां गुरु और शनि, जहां गुरु कारक नहीं है और शनि भी बहुत कारक नहीं है, पंचमेश हैं लेकिन षष्ठेश भी हैं और लग्न में वो कारक नहीं होते, लेकिन इस अवस्था में भी युति हो और ऐसी युति पर शुक्र जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि या चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए या किसी भी ग्रह से युत न हो या शुभ ग्रह से युत बुध की दृष्टि पड़ जाए तो ये योग भी अपने आप में महान राजयोगदायक, राजयोग प्रदायक बन जाएगा। आशा करता हूं कन्या लग्न की कुंडली पर आज मैंने जो सूत्र आपको समझाया है, आप बाकी लग्न, अच्छा यहां एक पॉइंट और खड़ा होता है कि हमने केवल शुभता की बात की, क्या यही युति हो? जैसे शुक्र और चंद्रमा की युति है, ये धनेश और लाभेश बनकर के दशम में युति बना रहे हैं, तो ये मैंने कहा अत्यंत श्रेष्ठ है, अच्छी बात। ये शुभ फल प्रदायक है, एकदम अच्छी बात। लेकिन मान लिया जाए कि इसी युति पर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो क्या इससे कोई क्षति होगी? 100% होगी। इसी युति पर सूर्य की दृष्टि पड़ जाए तो क्या कोई क्षति होगी? बिल्कुल क्षति होगी। जैसे राजयोग, ये महान राजयोग बन रहा था, ये पूरी कुंडली का सर्वे सर्वा योग बन रहा था, पूरी कुंडली को संभालने वाला बन रहा था, अब सूर्य की दृष्टि पड़ जाने से, शनि की दृष्टि पड़ जाने से, राहु की दृष्टि पड़ जाने से इसके शुभाशुभत्व वाले योग में कमी आ जाएगी। इस पॉइंट को भी सदैव ध्यान में रखिए। और एक पॉइंट और है, अभी केवल चर्चा मैंने दशम भाव में की, अब उदाहरण से यह भी हमें समझ करके चलना है कि मान लिया जाए कि यही योग तृक भावों में जाकर के बना हुआ हो, तब भी इसका प्रभाव जो होता है मिलेगा जरूर, लेकिन मध्यम। जन्म कुंडली में ग्रह युतियों के, राजयोगों के जो प्रभाव होते हैं उसे भी 3 प्रकार से देखा जाता है, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम में सर्वाधिक श्रेष्ठ फल, मध्यम में 50-50 और अधम में बेहद सामान्य, जैसे गजकेसरी या कोई हंस इत्यादि जैसे महान राजयोग भी बेहद न्यून प्रभाव देने वाले भी बनते हैं, बेहद न्यून प्रभाव देने वाले भी बनते हैं। तो उस अवस्था में कमी आ जाती है, उसमें उनका रिजल्ट बहुत कमजोर होता है। उदाहरणार्थ अगर मकर लग्न की कुंडली हो और मकर लग्न की कुंडली में कोई ग्रह योग बना रहा हो, कोई भी शुभ ग्रह महान योग बना रहा हो और उस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आ जाएगी। गुरु ही कोई गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हो तो मकर लग्न की कुंडली में गुरु सर्वाधिक अकारक ग्रहों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि इनका नीच लग्न है।
फलस्वरूप अगर ऐसे गुरु गजकेसरी योग का निर्माण कर रहे हैं और उन पर पापग्रह की दृष्टि पड़ जाए जैसे राहु इत्यादि, तो वो गजकेसरी योग बेहद अधम फल देने वाला बन जाएगा, बेहद न्यून फल देने वाला बन जाएगा। तो आशा करता हूं आज ये पूरा ज्योतिषीय विषय था, और जाहिर सी बात ये चैनल ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए ही है, तो जो लोग ज्योतिष को समझ रहे होंगे उनको ही ये सारी बातें समझ में आएंगी। आपको समझ में ये सारी बातें आ गई होंगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।